चलिए शैल वी प्रोसीड विद दिस, ठीक है। ये वाला सबसे छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें ना ही कोई न्यूमेरिकल पार्ट है, दैट इज द क्विंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, आप चाहिए तो पढ़ सकते हो, ठीक है। सो शैल वी प्रोसीड, ओके। चलो सबसे पहला चीज अगर आप देखोगे तो दैट इज द क्विंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो रहेगा, ठीक है, आप लिख सकते हो वैसे ये, ठीक है। सो ये वाले एक्सपेरिमेंट में होता क्या, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ, बट ये राइट जो आपको लिखना है वो अभी नहीं लिखोगे आप, वो बाद में ही लिखने वाले हो, ठीक है। सो क्विंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक साउंड सोर्स रहेगा, ये फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क से अगर आप देखोगे, और यहाँ पे नीचे डिटेक्टर है, ठीक है। मुझे बताना साउंड वेव्स यहाँ पे दो रास्ते से जा रहे हैं, एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, पक्का ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो एक दो रास्ते से जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऐसे जा रहा है और एक राइट से जा रहा है, करेक्ट है। सो मुझे बताना, सपोज इफ आई कंसिडर ये वाला जो पाथ है PAQ, दो पाथ है, और दूसरा है यहाँ पे PBQ, ठीक है, PAQ और PBQ। अगर आप देखोगे ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, आपने देखा है ट्रम्पेट, ट्रम्पेट देखा, ट्रम्पेट यही लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ बीट्स वगैरह कैसे बनते हैं हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट ट्रम्पेट ऐसे ही काम करता है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साउंड वेव्स दो सोर्सेस से जा रही, कैसे कैसे, मुझे बताना कि यहाँ पे मैक्सिमा के मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, हम लोगों ने लिखा है ये 0, आगे क्या होता है, अरे पार्ट डिफरेंस, फेस नहीं, लैम्बडा, नेक्स्ट क्या रहता है 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा एंड सो ऑन, पक्का, मतलब n लैम्बडा के टर्म्स में होता है, बराबर है, हम लोग ने लिखा है। फेस डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, बट पार्ट डिफरेंस समझना ज्यादा इजी है, ठीक है। व्हाटएवर द मिनिमम इंटेंसिटी, फटाफट बताया जाओ, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आता है लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2 एंड 5 लैम्बडा बाय 2 एंड सो ऑन, कहने से ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाय 2 होता है, करेक्ट है। अब ये पार्ट डिफरेंस आता कैसे, पार्ट डिफरेंस इज द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू वेव्स या टू पार्टिकल्स, बट फिलहाल के लिए वेव के बारे में बात करें तो वेव। अब यहाँ पे देखते हैं इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो ट्रम्पेट डिजाइन रहता है, आप ध्यान से देख सकते हो ये जो बाहर का ट्यूब है ना, वो अंदर बाहर मूव किया जा सकता है, तो उससे क्या चेंज होगा, PBQ का डिस्टेंस, यहाँ पे देख ले, बाद में लिख लो, ठीक है। तो PBQ का डिस्टेंस चेंज होते जा रहे हैं हर एक पॉइंट पे, हाँ या ना, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, PAQ और PBQ यहाँ पे सेम है, पार्ट डिफरेंस कितने का आया, बस मुझे इतना बता दो, 0 आ गया, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 आया, तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो अब मैक्सिमम आपको साउंड में समझ में कैसे आता है, ये लाइट में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मुझे बता, लाइट में हम लोग बाद में आते हैं, पहले साउंड में, कहने से एकदम लाउड साउंड सुनाई देगा, फिर मैं क्या करता हूँ, ये पाइप को ना धीरे धीरे बाहर लेते जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं पे जाके लैम्बडा बाय 2 हो जाएगा, बराबर है, तो साउंड आएगा ही नहीं, या फिर एकदम मिनिमम, मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा साउंड आपको फिर भी आएगा, तो मुझे बताओ इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम, वापस में बाहर ले जाओ तो कहीं पे जो जाके लैम्बडा हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा मैक्सिमम, वापस आप लोगे तो 3 लैम्बडा बाय 2 मिनिमम, ऑल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है। दिस इज द क्विंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू डिजाइन एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बट इसका वर्किंग समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैं कुछ आपको राइटिंग में नहीं लिख दे रहा, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड उसके आगे आप लिखोगे NCERT, ठीक है, लीव हाफ अ पेज, अगर NCERT में नहीं मिला तो ऑनलाइन देख लेना, कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट कैसे है वगैरह, ये सब वर्किंग वगैरह यही चीजें दी है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। इसमें जनरली पाउडर्स के साथ हम लोग टेस्टिंग करते हैं अलग अलग, ठीक है, तो वो कैसे होता है क्या होता है वो आप देखोगे आगे जाके। जैसे पाउडर्स के साथ हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उसके पाउडर के ऊपर वेव्स बनते हैं, तो पाउडर कौन सा यूज होता है, वैक्यूम कैसे करते हैं हम लोग, वो सब चीजें हैं, फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखोगे, बट हार्डली कभी इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ओके, शैल वी प्रोसीड, नेक्स्ट वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ क्लैम्प्ड रॉड। इसमें हम लोग बस एक ही चीज करेंगे, सेकेंड और थर्ड आप सॉल्व करने वाले हो। एवरीवन पेन नीचे रख देना, लिख दिया टाइटल, नहीं भी लिखा फिर भी रख दो, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी, और आपका आगे का आपकी चीजें खुद से ही करनी है, ठीक है। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, क्लैंपिंग मतलब क्या हो जाता है, क्लैंपिंग, यस क्लैंपिंग मतलब क्या हो जाता है, फिक्स कर देते हैं हम लोग, करेक्ट है। क्लैंपर्स करके आते हैं, अगर आप देखोगे क्लैंप्स करके आते हैं, आप इसमें इंजीनियरिंग में देखते हो, ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर, तो क्लैंप्स करके एक चीज होती है जिससे हम लोग दो चीज को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये रॉड हो गया, ये रॉड को मैं ऊपर और नीचे ऐसे फिक्स कर देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैंपिंग, ठीक है। अब मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं या आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं कि सेंटर पे ही क्लैंप होगा,
क्लैम्प कहीं पे भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि रॉड सेंटर पे ही क्लैम्प किया जाएगा। वो इंटरेस्टिंग है, वो हम लोग थोड़ा करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी हम लोग करेंगे, जैसे मैंने आपको दिए हैं वो पीडीएफ में है। वो तो थोड़े टफ क्वेश्चन है, उसके लिए आपको बेसिक्स आने चाहिए, वो हम लोग सॉल्विंग में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स के एकदम सिंपल सा लॉजिक है, आपको कोई भी फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करना, कोई भी डायग्राम बाय हार्ट नहीं करना है, या फिर आपको याद नहीं रखना है। इतना चीज ध्यान रखना है, जहां पे मैं क्लैम्प करूंगा वो पॉइंट फिक्स हो गया पक्का। अगर मैं थेरोटिकली देखो तो वो पॉइंट फिक्स हो गया, तो ये वाला पॉइंट मूव होने के चांसेस है क्या फिलहाल के लिए? तो अगर ये वाला पॉइंट मूव नहीं हो रहा, एक्सेलेंट, क्या बनने वाला है? नोड। ये पॉइंट फिक्स हो गया तो पॉइंट मूव नहीं होगा, तो क्या बनने वाला है यहाँ पे? नोड। तो मुझे तो मेरा वेव कुछ ऐसे दिखाई दे, और एंड पे क्या बनेगा? एंटीनोड। ध्यान रखना क्लैंपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट मूव नहीं हो रहा, तो ये हो गया यहाँ पे नोड, और दूसरी जगह पे बना एंटीनोड। तो फर्स्ट मोड में, मैं फर्स्ट मोड का मैंने राइट में डायग्राम भी निकाला है, अभी मैं फिलहाल के लिए आपके लिए बता रहा हूं। ऐसे कुछ बनेगा, ओके, और ये घूम के कुछ ऐसे कुछ आएगा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, बराबर है? यस। मुझे बताओ एंड पे क्या बना? एंटीनोड, और सेंटर पे क्या बन रहा है? नोड। सेकेंड मोड में कैसे दिखाई देगा? सेकेंड मोड कैसे दिखाई देगा मुझे बताओ। अभी भी कंडीशन सेम है, एंड पे क्या बनना चाहिए? एंटीनोड, और सेंटर पे क्या बनना चाहिए? नोड। तो नीचे जाके ऐसे कुछ आएगा ना? करेक्ट है। अब ध्यान देना यहाँ पे, आई एम इरेजिंग दिस थिंग, मैंने वहां पे निकाला वैसे, ठीक है। लुक ये हो गया मेरा फर्स्ट, क्या हो गया? एक से ये हो गया मेरा फर्स्ट मोड, ठीक है। फर्स्ट मोड का डेरिवेशन मैं कर लेता हूँ, सेकेंड थर्ड का आपको करना है, ठीक है। ध्यान से देख लो, मुझे बताओ एंटीनोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाई 4 ना, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाई 4, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? लैम्बडा बाई 4। कितना हो गया? लैम्बडा बाई 2। पक्का ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे फर्स्ट मोड के लिए एल के वैल्यू आ गया लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय 2, व्हिच इंप्लाइज लैम्बडा 1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। नाउ n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा होता है, तो n1 विल बी इक्वल टू 12। अब मुझे बताना, ये जो जा रहा है, ये जो साउंड वेव जा रहा है, ये किससे जा रहा है? सॉलिड से या लिक्विड से? सॉलिड। रॉड है ना, सॉलिड हो गया। सॉलिड में वेलोसिटी ऑफ द साउंड का आपने फॉर्मूला लिखा। लिक्विड में कितना होता है या फ्लूइड्स में कितना होता है? रूट, नहीं मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ बी बाय रो होता है। सॉलिड्स के लिए यही चेंज क्या होता है? यंग्स मॉडुलस, एक्सीलेंट, y बाय रो आ जाता है। सो क्या है, राइट वेलोसिटी को रूट ऑफ y बाय रो लिख सकता हूं। ये फर्स्ट मोड हो गया। पहले तो मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का डायग्राम बताओगे, ये नहीं लिखोगे आप, ये बिल्कुल नहीं लिखने वाले, पहले मुझे डायग्राम ड्रॉ करके बताना। कंडीशन में और एक बार रिपीट करता हूं, सेंटर पे क्या बनना चाहिए? नोड, और एंड पे क्या बनना चाहिए? अभी क्लैंपिंग में सेंटर पे कर रहा हूं, तो ये कंडीशन बना। अगर नहीं करूंगा तो हम लोग बाद में देखते हैं, वो सम्स में बाद में जब हम लोग सम सॉल्विंग पे आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे सब लोग डायग्राम ड्रॉ करके बताओगे, सिर्फ टाइटल लिखोगे एंड जस्ट शो मी द डायग्राम, डोंट प्रोसीड विद द डेरिवेशन। पहले सिर्फ आप डायग्राम बनाओगे, ये नहीं लिखने वाले, ये बाद में लिखोगे। डायग्राम ऐसे साइड बाय साइड भी बना सकते हो, या नीचे 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 बनाओ, बट एक ही साथ तीनों बनाना। 3v/12, मतलब v मतलब रूट ऑफ y बाय रो, एंड 5v/12। कितने लोगों का आ गया? ऑड हार्मोनिक्स, एक्सीलेंट। मेजॉरिटी मैं नहीं सॉल्व करूं चलेगा? एक बार फटाफट बता देता हूं जिसको भी नहीं आया। अरे सर, यहाँ पे क्लैंपिंग है सेंटर पे, ठीक है। सेकेंड में कुछ ऐसे जाएगा, यस पक्का। यहां से यहां तक नोड और नोड का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 कितना हो गया? लैम्बडा, बराबर ना, लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा हो गया। ये लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा बाई 4 कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाई 2। तो कहने से 3 लैम्बडा बाई 2, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो n2 का वैल्यू आ जाएगा 3 लैम्बडा बाई 2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3/12 रूट ऑफ y बाई रो। पक्का? यस, पास नहीं जा रहा हूँ ना, ठीक है। मतलब जिसको नहीं आया तो एक बार पूछ लो, अगर और स्लो जाना है तो मुझे बता देना। सेकेंड में यहाँ पे ऑब्वियसली 5 आने वाला है, 1 2 3 1 2, ऐसे कुछ बन रहा है, बराबर है। ये लैम्बडा, ये लैम्बडा, 2 लैम्बडा हो गया, 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा 5/12 रूट ऑफ टी वाई बाई रो। पक्का? अब सो आ गया रहेगा, ठीक है। उसके नीचे लिख लेना सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट है? ऑड। सो क्लोज पाइप की तरह आ रहा है ना, बराबर। क्लोज पाइप में भी सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके नीचे लिख लेना ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। मुझे बताओ फॉर पीथ ओवर टोन क्या फॉर्मूला आएगा? 2p+1 n1। उसके नीचे वो बस लिख लेना ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अगर वो लिख दिया उसको भी लिखो फॉर पीथ ओवर टोन,
फॉर पीथ ओवर टोन, NP इक्वल टू 2p + 1 N1। पक्का हो गया ये सबका? ठीक है, पेन नीचे मत रखो, लिखना ही है आपको, ठीक है? आप लिखते रहो। फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा, एक बार आप डेफिनेशन चाहिए तो पढ़ सकते हो। अ फ्री वाइब्रेशन इज वेयर देयर इज नो एक्सटर्नली अप्लाइड वाइब्रेशन फोर्सिंग, वाइब्रेशन फोर्सिंग हटा दो यहाँ से, ठीक है? अप्लाइड वाइब्रेशन, द एम्पलीट्यूड गोस ऑन डिक्रीजिंग। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हो, क्या वाइब्रेशन या फिर फोर्स जो भी है, ठीक है? तो अगर एक बार बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे बताओ धीरे धीरे एम्पलीट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। कैसे? बट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फिर भी मुझे बताओ कि दो, हाँ, विदाउट डैम्पिंग भी। कैसे विदाउट डैम्पिंग भी? मुझे तो दो चीजें होती है वेव्स में, एक तो रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा क्या होता है? ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में तो लॉसेस होते जाएंगे ना, ठीक है? ओके, क्या? हाँ, अगर आप मीडियम लोगे या अगर आप प्रैक्टिकली, इवन स्पीकिंग प्रैक्टिकली, इवन इफ देयर इज नो मीडियम देयर विल बी ट्रांसमिशन वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिशन होता है ना। बट मुझे बताओ दिस, इफ आई टेक अ बॉडी, अगर सपोज कि मैंने सिंपल पेंडुलम ले लिया एंड इफ आई, कैसे बताओ आपको, सपोज कि सिंपल पेंडुलम है, स्पेस में है बट अर्थ से पास है, मतलब अर्थ से इतना दूर नहीं है, तो अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो वाइब्रेट करते जाएगा, ठीक है? ओके, बट धीरे धीरे उसके वाइब्रेशंस भी डिक्रीज होते जाएंगे ड्यू टू द ट्रांसमिशन। नाउ इफ यू कंसिडर, अगर आप देखोगे तो न्यूटन्स लॉ जो है, ओरिजिनल लॉस जो है, जो आपका फर्स्ट लॉ है, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो मुझे बताओ अगर सपोज कि अगर मैंने क्यूब ले लिया, वो क्यूब को मैंने स्पेस में रख दिया, आसपास कुछ भी नहीं है, तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से यहाँ पे वो क्यूब वैसे का वैसे रहना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होगा। वो अगर आप देखोगे रेडिएशन कंटिन्यूसली होते जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स खुद किस में होते हैं? वाइब्रेशन में। सो इवन दो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, वो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, बिकॉज इट एमिट्स विच टाइप ऑफ वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इवन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इवन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स आपका बॉडी का वाइब्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा और एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होते जाएगा। अगर मुझे एम्पलीट्यूड सेम रखना है तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे? यस, मुझे उतना एक्सटर्नल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिटिंग ऑन अ स्विंग, ठीक है, एक बार आपको स्विंग से ऐसे धक्का दे दिया, मुझे तो आपके और कुछ नहीं कर रहा, आप एकदम आइडियली ऐसे बैठे हो, ठीक है, और आपका अगर आपको वाइब्रेशन कंटिन्यूसली होते जाना है तो आपको पीछे से कंटिन्यूसली धक्का देते रहना पड़ेगा। पक्का? अब थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, तो मुझे बताओ कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। और एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, एक तो आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, दूसरा अगर मैं देख लूं, मुझे तो मैं स्विंग पे बैठा हूं, मैं आगे जाके पीछे आता हूं 4 सेकंड में, इस एग्जांपल लेते हैं, और पीछे वाला वापस मुझे धक्का दे रहा है, मैं आगे जाके वापस आ रहा हूं 4 सेकंड में, तो मुझे बताओ मैं कितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा हूं? 4। एंड द पर्सन पुशिंग मी इज आल्सो पुशिंग मी आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स? 4। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, हम लोग दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है या नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, मेरा फ्रीक्वेंसी इज गवर्न बाय द एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इज गवर्न बाय मी। मेरा गवर्न किया वो, ठीक है, वो चाहिए तो 3 सेकंड में भी रोक सकता है ना, करेक्ट है? सो मुझे बताओ अंडर दिस कंडीशन कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? सेम। सो द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी विल मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, लिख लेना ये। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है जिसके ऊपर मैक्सिमम अगर आपने देखोगे मेजर स्टडी, और मेजर मतलब प्रैक्टिकल स्टडी जिसने किया था, इट वाज निकोला टेस्ला, ठीक है, जिसका हम लोग बोलते हैं, लिखना मत अभी यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है मेजरली जो इलेक्ट्रो में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अगर आपको याद है देयर इज, अगर आपको पता रहेगा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज AC/DC वॉर्स, ठीक है, विच वॉज बिटवीन निकोला टेस्ला एंड एडिसन, ठीक है। तो एक्चुअली निकोला टेस्ला, वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उनके बगैर अगर आप देखोगे डीसी में करंट लॉसेस बहुत होते हैं, पावर लॉस बहुत होता है, बट एसी में उतने पावर लॉसेस नहीं होते, ठीक है। सो बट एसी में प्रॉब्लम है, डीसी में प्रॉब्लम, देखो डीसी का अगर मैं ओवरऑल बताऊं, ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया बता रहा हूं, आप स्टडी करोगे, डीसी में करंट वर्सेस टाइम स्टडी रहता है, मतलब एक स्टडी करंट जाएगा, ठीक है। बट एसी में सेम अगर आप ये करंट देखोगे,
तो ऊपर नीचे होगा तो ये क्या फॉलो कर रहा है, वेव, साइन वेव फॉलो कर रहा है, तो फॉलो तो ये भी वेव इक्वेशन ही करता है, ठीक है। तो ये निकोला टेस्ला को एट अ वेरी अर्ली एज, ठीक है, एंड ही वाज आल्सो गिफ्टेड बट ओके, सो बहुत अर्ली एज में ही अंडरस्टूड दिस थिंग, एंड उन्होंने यहाँ पे जब भी फ्रीक्वेंसीज पे बहुत स्टडी किया है उन्होंने, ठीक है, एंड मेजर स्टडी जो आपका मेजर प्रैक्टिकल स्टडी, आई वुड से ही वाज द स्मार्टेस्ट पर्सन फॉर द इंजीनियरिंग पार्ट, ठीक है। थेरोटिकली है वैसे तो आई विल से न्यूटन फर्स्ट एंड देन आइंस्टाइन, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग निकोला टेस्ला वाज द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो एसी मोटर्स के प्रिंसिपल दिए, आज भी मोटर हम लोग उसे इस पे बनाते हैं, ठीक है, ओके। सो देयर इज हार्डली एनी चेंज, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मॉडिफिकेशंस की है बट उतने मॉडिफिकेशंस नहीं किए, अभी भी हम लोग वही मोटर बनाते हैं, ठीक है, ओके। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अगर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सो अगर मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए और ये मान लेते हैं ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बॉडी का, तो मुझे बताओ जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी वो भी क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर दोनों ऐसे मैच हो जाएंगे तो ये A1 है A2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2। सो कैन आई इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, यस। कैन आई इंक्रीज द इंटेंसिटी, यस, ठीक है। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन वेयर द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द, यस, where the external frequency matches with the natural frequency of a body called as resonance, ठीक है। रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड हो जाता है मैक्सिमम आपका, अगर आप देखोगे तो आपका जो टावर का फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 98.3 एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और आपका रेडियो का फ्रीक्वेंसी भी अगर 98.3 हो गया तो क्या रेजोनेंस हो रहा है, हाँ, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और आपको सिर्फ वो टावर का आवाज सुनाई देगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक होता है जिसके ऊपर आपके रेडियो काम करते हैं। हाँ, तो अभी देखो बीच में जब आपको दो रेडियो के बीच का आवाज सुनाई देता है, जैसे कि अगर लेट अस अज्यूम कि आपका 98.3 पे एक है, इतने क्लोज नहीं होते, वो मेगाहर्ट्ज में होता है, बट 98.3 पे एक है और एक 98.7 पे और एक 98.5 के बीच में आपका रेडियो रहेगा, आपको दोनों रेडियो सिग्नल से थोड़ा थोड़ा आवाज आएगा। सो डॉपलर्स इफेक्ट एंड बीट्स, ठीक है, थोड़ा सा ये फटाफट कर लेंगे, इज अ पार्ट है, एंड डॉपलर्स इफेक्ट अभी आपके मेन से हट गया, तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं ले रहा। अगर आप 2022 के पहले के पेपर देखोगे, ठीक है, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट, हर एक, मतलब हर दो पेपर में से एक पेपर पे डॉपलर इफेक्ट आता ही आता था, इतने पीवाईक्यू से आप ओपन करके देखो 22 के पहले वाला, बट अभी आपको डॉपलर इफेक्ट हटा दिया है, तो मैं डेरिवेशन वगैरह स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, सीधा हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड्स में वो ये चीजें हैं, डेरिवेशन नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा और एक हम लोग मजेदार चीज देखेंगे डॉपलर इफेक्ट में और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, एंड बस उतना ही, हम लोग ज्यादा सम्स यहाँ पे नहीं उठाने वाले, फिर भी इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सॉल्व द सम्स बिफोर 2022 के जो पीवाईक्यूज है, एंड यू कैन आस्क मी, बट मैं अभी क्लास में ज्यादा नहीं करेंगे, मे बी 2 या 3 समय उठाएंगे। उसके पहले अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आते थे, एक्सेलरेशन बेस्ड होता था, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेके चीजें हम लोग को सॉल्व करनी पड़ती थी, विंड वेलोसिटी लेके सॉल्व करना पड़ता था, बट ये सब चीजें अभी के लिए नहीं है, तो 3 छोटे छोटे से सम्स लेंगे, 3 या 4, एंड ओके वी विल बी डन विद द डॉपलर इफेक्ट। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं बीट्स, बीट्स का पार्ट है आपको, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, ओके। चलो शैल वी प्रोसीड एवरीवन, आप लिखते जा सकते हो बीट्स। बीट्स जो होता है, ठीक है, बीट्स मतलब ऑल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा जब भी होगा, वो मैं प्रूव करके भी बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज बीट्स। अगेन थोड़ा सा थियरी पार्ट है, डेरिवेशन आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बीट्स का है, डॉपलर्स का नहीं है, ठीक है, बोर्ड्स में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो सो बीट्स में यहाँ पे when two sources of slightly different frequencies, ठीक है, are sounded together, it is called as beats। प्रैक्टिकली ये कैसे आता है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसके वैल्यूज दिए हैं, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो लगभग आपको 10 हर्ट्ज का डिफरेंस अलाउ करता है, ठीक है। मैं उस पर आता हूँ, पहले ये लिखते जाओ, ठीक है, पहले डेफिनेशन वगैरह कवर कर लेते हैं फटाफट, प्रैक्टिकली ये कैसे होगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। बीट्स बेसिकली होते क्या, हाँ वही होता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, आप कोई भी गाने के थोड़ा अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में देखोगे तो सबसे पहली चीज वहां पे बीपीएम लिखा रहता है, दैट इज बीट्स पर मिनट, ठीक है, वो पहली चीज लिखी रहती है। उसके बाद आगे आगे चीजें लिखा रहता है कि मतलब कौन सा क्या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो सब बाद में की चीजें हो गई, ठीक है। जनरली फॉर साउंड्स दैट आर लिटिल बिट क्विकर या फिर थोड़ा हैवी होते, जैसे कि मेटल ईडीएम वगैरह हो गया, तो इसमें इट गोस अबाउट 150 बीपीएम, ठीक है। अब थोड़े स्लो लोगे
तो 110, और एकदम ही अगर आप स्लो लोगे तो 70-80 BPM के आसपास भी होता है, ठीक है। तो साउंड मिक्सिंग के लिए या साउंड मैचिंग के लिए सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे बीट्स, ठीक है। बीट्स अगर मैच नहीं हो रहे या डबल नहीं हो रहे, मतलब वो मल्टीपल्स में नहीं रहेंगे, तो आपका साउंड मिक्स ही नहीं होने वाला, ठीक है। ये दोनों का डेफिनेशन सेम ही है, मतलब सेम ही लिखा है, मैं बस आपको टेस्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बीट्स, ये मैं प्रूव करूंगा, फिलहाल के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज मतलब n इज इक्वल टू n1 माइनस n2 आ जाएगा, ये मैं प्रूव करूंगा, फिलहाल के लिए लिख लो। कैपिटल N इज इक्वल टू n1 माइनस n2, कैपिटल N इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ये मैं प्रूव करूंगा बट बाद में, अभी देखते हैं। और दूसरा पार्ट आपको खुद से प्रूव करना है। ओके, हो गया, हो गया ना पक्का। यहाँ पे देखते हैं, पेन नीचे रख देना, अब देखते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। सो नहीं, एक ही है, इक्वेशंस बड़े हैं बट इसमें, ठीक है। एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, एक पार्ट आपको सॉल्व करना है, पेन नीचे रख दो। थोड़ा सा टफ है ये डेरिवेशन, बट फाइनल फॉर्मूला एकदम सिंपल सा आने वाला, मैंने लिखा भी हो। फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू n1 माइनस n2, वो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि बीट्स का लॉजिक क्या है, ये बीट्स होता क्या है, ठीक है। फिर तो वो समझते हैं और मैथमेटिकली उसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं, ठीक है। बट मैथमेटिकली इसको प्रूव करना थोड़ा सा टफ है, इतना भी नहीं है। स्टेशनरी वेव्स का सेम इक्वेशन आता है, बट एक स्लाइड डिफरेंस है उसमें, हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब तक हम लोग ने जितने भी चीजें की है, वहां पे वी आर अज्यूमिंग दैट देयर आर टू वेव्स और टू SHM हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी में एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये पूरे सम के लिए या पूरे डेरिवेशन के लिए एग्जांपल ले लो। 200 हर्ट्ज है, तो सेकेंड वाले का फ्रीक्वेंसी 10 का डिफरेंस अलाउ होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, वो इंस्ट्रूमेंट्स पे भी बेस्ड होता है, बट बेसिकली मैं 10 का डिफरेंस अलाउ कर सकता हूँ, तब तक हम लोग को बीट्स आएगा। और वो भी यही वैल्यू क्यों आता है वो उस पर भी मैं आता हूँ, बट अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है। एक 200 एक 190 है, डिफरेंस कितने का हो गया, 10, ठीक है। तो ही मुझे बीट सुनाई देंगे। अगर ये 10 से और ग्रेटर हो गया 15-20 के आसपास, तो जनरली बीट सुनने के चांसेस नहीं है, या फिर दोनों अगर आपको जो साउंड वेव्स रहेगा वो अलग अलग सुनाई देंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो समझने से पहले मुझे एक चीज बताओ, दोनों का भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, एक पार्ट आपको सॉल्व करना। y1 का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा, फटाफट बता दो। a साइन इन, तो क्या आ जाएगा 2 पाई, क्या आ जाएगा n1t, ठीक है। ये फर्स्ट पार्टिकल का वाइब्रेशन है। y2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, फटाफट बता दो, सेम ही आ जाएगा, a साइन 2 पाई n2t, ठीक है। सो ओवर हियर मुझे बताओ टोटल y क्या आने वाला है, y1 प्लस, दोनों को मैं ऐड कर लेता तो क्या आ जाएगा, मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, सिर्फ a, हाँ, साइन नहीं, ठीक है। साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t, पक्का। फटाफट बता दो इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है। साइन a प्लस साइन b का सोल्यूशन क्या आता है, मतलब या फिर इक्वेशन क्या है, 2 साइन a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 बराबर कॉस a माइनस b बाई 2, पक्का, इंटू टी। हाँ कट सकता है बट अभी के लिए मैं कट नहीं कर रहा हूँ इसको। मुझे एक चीज बताना, कैन आई राइट दिस पार्ट एज 2a, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, साइन 2 पाई n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ अभी कैंसल आउट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर दूंगा। मुझे होता है ना यहाँ पे ये वाला जो बॉडी है, अगर ऐसे दो बॉडी से जिसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ये मुझे SHM देगा या नहीं देगा, सोच समझ के बताओ, आराम से बताओ। ये लिखना मत, लिखो। Will this give me, will the resultant motion be a SHM, yes or no? बॉडी के ऊपर दो SHM एक्ट हो रहे हैं, ये देखो ये दोनों SHM है क्या, हाँ, बट ये अलग अलग SHM है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। Will the resultant motion give me a SHM, yes or no? नहीं देगा। रीजन एकदम सिंपल है, SHM के लिए दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, सेम, तभी तो आप, हाँ ये नोट दिया भी था। अगर मैं देखूँ तो SHM में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आता है वो फॉर्मूला क्या रहता है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस बेसिकली आपका 2a1 a2 cos 5, पक्का।
बट इसके लिए जो कॉस फाई है, जो फाई होता है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। बट यहाँ पे फाई कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल। फाई मतलब अगर फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग है, जैसे कि अगर मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो दोनों के बीच में आप ये बता सकते हो क्या, इसके लिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, बट इसके लिए ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल। अब समझना, रिजल्टेंट मोशन इज नॉट एसएचएम, वो थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। रिजल्टेंट मोशन इज नॉट एसएचएम, बहुत बार एसएचएम रीजन में आता है, स्पेशली नीट में, बट आपको भी याद रखना, आपको अगर पेपर इजी आया तो पेपर में आपको चीजें ऐसे घुमा सकते हैं एसएचएम रीजन में, ठीक है। एसएचएम है क्या फिलहाल के लिए, नहीं है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। पीरियोडिक फिर भी होने के चांसेस है क्या, हाँ चांसेस है या नहीं चेक करते। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, बार बार मोशन रिपीट हो जाएगा, द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। इफ दिस मोशन repeats after certain interval of time, then it is periodic. If it is periodic, can I calculate its frequency separately? Yes. अब ये periodic है या नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। नहीं हो रहा है कूलिंग, है रिमोट है, देख लो। So if it repeats itself तो ये हो जाएगा periodic। SHM तो नहीं है, periodic है या नहीं चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं। Tell me one simple thing, यहाँ पे can I say that, everyone look here now, can I say that there are two motions, the first motion goes like n1 plus n2 divided by 2 and the second motion goes like n1 minus n2 divided by 2. Let us just take this as an example. Look. So let us just take this as an example. मुझे बताओ n1 plus n2 divided by 2 मुझे क्या देने वाला है, ये इंटरेस्टिंग है। n1 plus n2 divided by 2, take this values, मुझे क्या देगा, एक्सेलेंट, क्या देगा मुझे, मीन, और वैल्यू कितना आने वाला है 195, ठीक है। तो n1 plus n2 divided by 2, can I write this as n being the mean frequency which is equal to 195, अभी ध्यान देना। and what about n1 minus n2 divided by 2, कितना देगा यहाँ पे मुझे 10 by 2 कितना आ जाएगा 5, ओके। तो ये दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, पहला फ्रीक्वेंसी 195 है और दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना है 5। मतलब कैन आई से, पहला अगर मैं दोनों वेव्स को सेपरेटली स्टडी करूं या दोनों मोशन को सेपरेटली स्टडी करूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ध्यान देते। पहला जो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 है, वो आंसर क्या है आपको 195, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 195। एक सेकंड में वो कितने बार वाइब्रेट करेगा 195 टाइम्स, पक्का 195 टाइम्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा है। और जो n1 माइनस n2 वाला है वो वाला एक सेकंड में कितना टाइम वाइब्रेट कर रहा है 5, ये स्लो है ना, करेक्ट है, तो ये 5 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है। तो रेशियो कितने का आएगा, वो रेशियो का क्या करना है हम लोग देखते हैं आगे। 195 बाय 5 39 आ जाएगा। मतलब अगर n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 वाला बेसिकली 39 टाइम्स वाइब्रेट करता है, ये n1 प्लस n2 है, डिवाइड बाय 2 लोगे फर्क नहीं पड़ता, हाँ वो एक ही बार वाइब्रेट करेगा। मतलब क्या आएगा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, उसको मैं ब्लैक में ड्रॉ कर लेता हूँ या फिर पिंक, ठीक है, वो एक ही बार वाइब्रेट करेगा पक्का, ओके। तो मेरे पास दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आए, ये पिंक में जो लिखा है वो n1 माइनस n2 है, पक्का। मुझे बताओ when will this body achieve maximum or minimum, when both the waves are at their maximum, ठीक है, ध्यान से देखो अब यहाँ पे both the waves are at maximum तभी वो मैक्सिमम अचीव करेगा, both the waves are at minimum तो वो मिनिमम अचीव करेगा। कहने से मिनिमम यहाँ पे अचीव करेगा कहीं पे, तो मैक्सिमम यहाँ पे कहीं पे तो अचीव करने वाला है बीच में, वापस मिनिमम यहाँ पे अचीव करेगा यही यहाँ पे कहीं पे तो। और वैसे ही अगर मैं ट्रफ भी ड्रॉ करूँ तो ट्रफ में भी यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे। सो टेल मी द पॉइंट वेयर द बॉडी अचीव्स इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड इज मेनली डोमिनेटेड बाय n1 माइनस n2 या n1 प्लस n2, एक्सलेंट, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। n1 माइनस n2 डोमिनेट्स वेयर द मैक्सिमम विल बी, क्योंकि n1 प्लस n2 तो बार बार मैक्सिमम मिनिमम अचीव कर ही रहा है, बट ये वाला सिर्फ देखो ना, आपने ही बताया यहाँ पे कहीं पे तो अचीव करेगा और यहाँ पे कहीं पे तो मिनिमम अचीव करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम अचीव करेगा। यहाँ पे देखो जो मैंने ट्रफ ड्रॉ किया वहां पे तो मैंने ब्लू वाला ड्रॉ भी नहीं किया, फिर भी आप अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे कहीं पे तो आने वाला, करेक्ट है। तो यहाँ पे मुझे बताना द मैक्सिमम एंड मिनिमम आर गवर्न बाय n1 प्लस n2 या n1 माइनस n2, ये याद रखना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सो यहाँ पे ध्यान देते, मैं मिनिमम सॉल्व करूँ या मैक्सिमम, आप बताओ। मिनिमम आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, देखते हैं फॉर मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम भी आपको आ ही जाएगा। बाय द वे ये पॉइंट को बोलते क्या हम लोग, वैक्सिन। वैक्सिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस कैन आई से बेसिकली
2a या फिर cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्स, ये गवर्न करेगा ना, ये नहीं गवर्न करता, करेक्ट है। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, प्लस माइनस 1 लिख दो, प्लस माइनस 1 क्यों, क्रेस्ट में क्या प्लस और ट्रफ में क्या माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मिनिमा के लिए आप क्या लिखने वाले, इक्वल टू 0, ठीक है, वो आप सॉल्व करोगे। और आप क्या लिखोगे, मैक्सिमा की जगह पे क्या लिखोगे, मिनिमा, एंड सेकंड थिंग इज वैक्सिन की जगह पे क्या लिखने वाले आप, वेनिंग, ठीक है, नॉट राइट, यहाँ पे देख लो, नॉट राइट, यहाँ पे देख लो, ठीक है। वेनिंग के लिए आप क्या करोगे 0, ठीक है। तो मुझे बताना यहाँ पे 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी विल बी इक्वल टू, अब प्लस माइनस 1 कहाँ पे आता है, फटाफट आता है, तो पहले तो 0 पे आता है, एक्सेलेंट, फिर पाई पे आता है, फिर कहाँ पे आएगा 2 पाई 3 पाई, कैन आई राइट दिस एज p पाई, ठीक है। एंड कैन आई कैंसल आउट, 2 और 2 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी। आपको क्या क्या आने वाले बाय द वे आंसर, 0 कहाँ पे आता है, 0 कहाँ पे आता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, कैन आई राइट दिस एज 2p प्लस 1 पाई बाई 2, बराबर है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, कैन आई कैंसल, ये 2 कैंसल आउट हो गया, कहने से यहाँ से पाई भी कैंसल आउट हो जाएगा। टाइम कितना आया, p डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2, p का वैल्यू मैं वापस 0 1 2 3 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, p यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है। तो t का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, 1 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2, 3 डिवाइडेड बाई n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। मुझे बताना ये पीरियोडिक मोशन है या नहीं है, कैसे पता चला, कोई भी दो एडजेसेंट को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आपको n1 माइनस n2 आ रहा है, हाँ। SHM है क्या, नहीं, बट पीरियोडिक है क्या, और उसका टाइम पीरियड कितना आने वाला है, किसी भी एडजेसेंट दो को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 डिवाइडेड बाई n1 माइनस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, रोई फ्रीक्वेंसी को हम लोग नंबर ऑफ बीट्स बोलते हैं, इसका वैल्यू आता है n1 माइनस n2। समझ में आया। आप मैंने यहाँ पे मैक्सिमा के लिए प्रूव किया, आप किसके लिए प्रूव करोगे, मिनिमा, यहाँ पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, आराम से सॉल्व करो, पहले ये लिख लेना। मुझे एक चीज बताओ, whenever I add mass to a body to a string, ध्यान से देख लो, सेम ही आंसर आया सबको, सबको आया, कितने लोगों का आ गया n1 माइनस n2, सबको आ गया, ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, ओके, ठीक है, चलो बेसिक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि whenever I add mass to a string, जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हेल्पफुल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इफ आई एड मास टू अ स्ट्रिंग विल इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज, स्ट्रिंग पे, लाइक इफ देयर इज अ स्ट्रिंग एंड जनरली अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर जनरली वी ऐड वैक्स, अगर किसी ने अगर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्ले किया रहेगा, अगर आप गिटार को बहुत टाइम तक ऐसे ही रख देते हो तो इट गेट्स आउट ऑफ ट्यून, ठीक है, अगर आप रेगुलरली उसको प्ले नहीं करते तो उसको ट्यून में लाने के लिए जनरली वी पुट द वैक्स, ओके, उसका वैक्स अलग आता है, और वी पुट सर्टन ऑयल, ठीक है, तो उससे मतलब ऑयल जनरली हम लोग अभी यूज नहीं करते, अभी अलग सा वैक्स आता है, ठीक है। सो इफ आई ऐड द वैक्स विल द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज, सो समझ के बताओ, टू द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, इफ आई ऐड मास तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट लॉजिक क्या है या मैथ्स क्या है उसके पीछे, n का वैल्यू क्या आ जाता है 1/12 रूट ऑफ t बाई म्यू आ जाएगा। अब म्यू को मैं खुद क्या लिखता हूँ, m/l लिखता हूँ ना, और मुझे बताओ m अगर इंक्रीज होगा तो n क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो नोट लिख लेना, whenever mass is added to the string, whenever the mass is added to the string, its frequency क्या हो जाएगा, decreases, whenever mass is added to the string its frequency decreases and vice versa, अगर मास रिमूव किया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन से पढ़ लो फटाफट, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना एवरीवन, नॉट राइट, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, नॉट राइट, यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन से पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, a tuning fork produces 6 beats per second with a sonometer wire when a little wax is added to it, मतलब किसको, obviously sonometer wire को, ठीक है, so it makes 4 beats per second with the same wire, ठीक है, calculate the original frequency of the sonometer wire if the tuning fork has a frequency of 200 Hz, ठीक है, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, एकदम इजी है, सिर्फ 2 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, ट्यूनिंग और कुछ भी कैलकुलेट भी नहीं करना है आपको ज्यादा, देखो मत, यहाँ पे देख लेते हैं, ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है यहाँ पे 200, नॉट राइट, यहाँ पे देख लेते हैं, तो सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी 2 पॉसिबल है, कौन से है, कितने बीट्स बना रहे ओरिजिनली 6, तो कितना 206
यहाँ पे 6 बिट्स बनाएगा या फिर कितना 194। सेकेंड केस में कितने नंबर ऑफ बिट्स बना रहा है 4। ठीक है, तो वापस दो ऑप्शंस कौन से 204 या फिर कितना 196। मुझे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। व्हेन अ लिटिल वैक्स इज एडेड, राइट, तो वैक्स ऐड करने पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज। तो ये वाला करेक्ट आंसर है ना। तो उसमें से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पूछा है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 206। आते बट ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, हाँ नीट वगैरह में आते, मेंस में मोस्टली तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मेंस में फिर 99 परसेंटाइल 250 के ऊपर पकड़ लो। फिर बोलो ना क्या नंबर ऑफ बीट्स मतलब क्या होता है? n1 माइनस n2, बट n1 और n2 स्पेसिफाइड थोड़ी है कि सोनोमीटर का या ट्यूनिंग का, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो 206 माइनस 200 मुझे आंसर क्या दे रहा है, और 200 माइनस 194 कितना दे रहा है? दोनों में 6 बिट्स ही दे रहे हैं ना। क्लियर है? और सेकंड में सेम लॉजिक बट 4 बिट्स के साथ। ऑक्टेव मतलब क्या हो जाएगा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क विल बी ट्वाइस। जनरली अगर आप देखोगे तो जो साउंड प्रोडक्शन वगैरह होता है उसमें 8 बीट के बाद चीजें रिपीट होती है। सारे गामा पर अगर आप देखोगे तो 8th नोट जो जाएगा वो डबल होता है। ठीक है, ऑक्टेव मींस ट्वाइस। इजी है, ट्राई कर लो। अब यहाँ पे 150, 300 एंड 205 कितने लोगों का आ गया ये? ठीक है, एक्सेलेंट, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का आ गया। जिनको नहीं आया यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी n1 है, नेक्स्ट का फ्रीक्वेंसी n31 है, लास्ट वाले का। सो कहना रहे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पक्का tn का वैल्यू n31 लिख दूं? ap बनते जा रहा है ना पक्का, क्योंकि 5 बिट से ये बढ़ते जा रहे हैं। a के जगह पे n1 लिख दूं प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? 5। पक्का n31 2 टाइम्स n1 लिख दूं, n1 प्लस 150 आ जाएगा। तो n1 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 150, n31 2 टाइम्स है ना, तो कितना हो जाएगा 300। और कौन सा चाहिए? 12 4 का चाहिए। तो सेम इसमें हम लोग n12 इज इक्वल टू n1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 150 प्लस 55 का ए पे लगेगा। ये विल गेट दिया आंसर। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे भी, लास्ट में भी। आगे जाते, चलिए डन। लास्ट से यहाँ पे देयर इज, पेन नीचे रख देना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट। पेन नीचे रख दो, नॉट राइट एनीथिंग। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट मतलब व्हेनेवर, देखो यहाँ पे इसका डेरिवेशन वगैरह है, बट बेसिकली हो क्या रहा है पहले वो समझते हैं। बट ये पार्ट आपको मेंस में या नीट में अभी नहीं है, रिड्यूस हो गया। सो करंटली वी विल गो लिटिल क्विक विद दिस पार्ट। सीधा सीधा मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, डेरिवेशन पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ पे ये वेव जाते 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 ऑब्जर्वर पे आ गया। ठीक है, कितने वेव्स बन रहे हैं यहाँ पे मुझे बताओ, हर एक टाइम पे कितने? अगर आप देखोगे 3 7 वेव्स होंगे जितने वेवलेंथ है। अब मान लेते हैं कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो मुझे बताओ जैसे ही सोर्स आगे जा रहा है तो नेक्स्ट वेव, जैसे ये वेव यहाँ पे आ गया, बट ये सोर्स थोड़ा सा आगे आ चुका है ना। मान लेते हैं फर्स्ट ये वाला जो वेव था, it emitted this wave when the source was stationary, बट जैसे ही सोर्स आगे चला गया तो सोर्स यहाँ पे आ गया। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट वेव वो यहाँ पे एमिट करेगा ना। पहले ये वेवलेंथ था, अब ये वेवलेंथ हो गया। सो कहने से द वेवलेंथ वेरीज, दिस वेरिएशन इन द वेवलेंथ इज कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट। इतना आपको याद रखना है। वेवलेंथ अगर वेरी होगा तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड रहता है सेम, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी वेरी हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान देना। n dash will be equal to n v plus minus vo divided by v minus plus vs। ठीक है, यहाँ पे n dash will be apparent frequency, n will be original frequency, v is velocity of sound। ठीक है, डॉट है यहाँ पे देख लो। vo क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। vs क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। देख लेना, ये इसके अंदर 8 केसेस बनेंगे। ठीक है, देखिए बट इजी से, सब एक ही आपको उसमें से याद रखना है, बाकी सब इंटरकनेक्टेड है।
ये आपको प्रैक्टिकली अभी कैसे सुनाई देता है पहले मैं वो बता देता हूँ। एक सबसे कॉमन एग्जांपल है कोई भी ट्रेन का, ठीक है। ट्रेन जब जैसे ही आपको अप्रोच करेगा तब कैन आई से इफ द ट्रेन इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन साउंड, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर खड़ा है एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जैसे वो आपको पास हो जाएगा सोर्स विल मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वो इफेक्ट को हम लोग डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। आपने कौन सा बताया? मैंने सुना नहीं था। वो नहीं, वो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा ना, यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है ना, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखना, हाँ कोई भी बॉडी का, बट जनरली आपको ये जो वेलोसिटीज हो गया आपको ज्यादा क्लियर वहां पे दिखाई देगा जहाँ पे आपके वेलोसिटीज आर वेरी लार्ज, लाइक 100 किलोमीटर पर आवर वगैरह ऐसे, तो वो ट्रेन में पॉसिबल, और वो स्ट्रेट लाइन में भी जाना चाहिए। प्लेन में पॉसिबल है, बट प्लेन में आपको उतना क्लोज नहीं रहते तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, F1 कार्स में पॉसिबल है। F1 कार्स में आपको जैसे वो पास हो जाता है आपको अलग से अचानक से साउंड चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो एवरीवन लुक नाउ, बट F1 में भी इशू ये है कि वो एक्सेलरेट होते हैं, तो एक्सेलरेशन में इतना नहीं समझेगा। ट्रेन इज द बेस्ट एग्जांपल क्योंकि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हैं जैसे आपको पास हो जाता है, ठीक है। चलो एवरीवन, देयर आर 8 पॉसिबल केसेस, सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन 8, बट इजी है एकदम। पहला, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, लिख दो यहाँ पे, सब स्टेशनरी आएगा, सबके आगे स्टेशनरी ही आएगा। ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, V प्लस VO डिवाइडेड बाई V, इजी है। इसके आगे के 7 आप खुद ही लिखोगे, मैं बताता हूँ क्या क्या करना है आपको, इजी है वैसे, इजी। सेकेंड देखो, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिखो, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे? V प्लस VO की जगह पे क्या आ जाएगा? V माइनस VO। केस 3, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर का उल्टा आ जाएगा, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर का उल्टा आ जाएगा। देखो ना वहां पे V प्लस माइनस था ना और नीचे माइनस प्लस था, तो इसका आई थिंक तो सबने लिख दिया, n डैश इज इक्वल टू n V माइनस VO डिवाइडेड बाई V, पक्का। सो अब यहाँ पे आ जाएगा n डैश इज इक्वल टू n V डिवाइडेड बाई V माइनस VS। हाँ स्टेशनरी, सबके आगे स्टेशनरी स्टेशनरी आएगा। केस 5 लिख लो, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, केस 5, सोर्स एंड ऑब्जर्वर both moving towards each other, source and observer both moving towards each other, क्या आ जाएगा इक्वेशन? फटाफट बता दो। सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, क्या आ जाएगा इक्वेशन? V प्लस VO और नीचे क्या आ जाएगा? V माइनस VS, V प्लस VO और V माइनस VS मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। नेक्स्ट क्या रहेगा? V प्लस VO V माइनस VS बोथ मूविंग अवे, क्या आ जाएगा? V माइनस VO डिवाइडेड बाई V प्लस VS, बोथ मूविंग अवे का क्या होगा? V माइनस VO V प्लस VS। केस 7, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड सोर्स बट सोर्स मूविंग अवे, सेम ही है चीजें, बार बार घूम रही है यहाँ पे। ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड सोर्स बट सोर्स मूविंग अवे, क्या आ जाएगा? दोनों प्लस प्लस, और लास्ट क्या रहने वाला है? ऑब्जर्वर मूविंग अवे बट सोर्स मूविंग टुवर्ड्स। आपको बस एक याद रखना है, बाकी सब उसका सेम ही है। लिख दिए 8 के 8 केसेस। ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स, सॉरी अवे बट सोर्स मूविंग टुवर्ड्स, दोनों माइनस माइनस। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देख लेना, सिर्फ केस मैच कर लो, आंसर आ जाएगा आपको, इजी सा है। वो केसेस आपको बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है बोर्ड पे, फटाफट सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर लेके आ जाओ और मुझे बता देना आंसर क्या आ रहा है, पक्का। इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। ये आगे सॉल्व नहीं कर रहा, आपको आ जाएगा। 18.75 या 75 बाय
4। कितने लोगों का आ गया ये? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, सबको आ गया रहेगा, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। पहले ये सब क्वेश्चन ऐसे बहुत आते थे बट अभी आज को इतना चांस नहीं है, बट इसके बाद हम लोग एक ही ये एक क्वेश्चन और उसके बाद एक एंड वी आर डन विद द वेव्स। ओके चलो आप यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर, पेन नीचे रख देना। अगर 25 एनीवन विद 25 सिर्फ 25 है। एवरीवन पेन नीचे रख दो, एवरीवन लेट मी सॉल्व दिस, लेट मी सॉल्व दिस एवरीवन। नॉट टॉक नाउ, एवरीवन लुक हियर, वॉल है ठीक है, वॉल विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर एंड द मेन क्वेश्चन गिवन इज जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है दोनों जो है वो मर्सिडीज को दी है, मतलब बेसिकली वही कार है। ठीक है सो मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं ये मर्सिडीज है ठीक है। मुझे बताना ठीक है यस मुझे बताओ कि ये जो नाउ दिस मर्सिडीज इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल ठीक है, ये जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर भी वो खुद ही है। सो कहने से ऑब्जर्वर इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। कैसे मैं पहले अभी ये दिखाता हूं, अभी ये ऐसे मतलब ठीक है, ये वॉल को हटा दो, कैन आई से एक सेकंड, कैन आई से सोर्स इज मूविंग इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन एंड सेम इसका जो रिफ्लेक्शन बनता है ऑब्जर्वर इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। पक्का ना? ऑब्जर्वर खुद यही है तो एक सेकंड एवरीवन एक सेकंड मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यहां तक ठीक है क्योंकि वॉल की टुवर्ड्स जा रहा था। अब सोर्स को पूरा भूल जाओ ठीक है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, सोर्स तक समझ में आया ठीक है। मान लेते यहाँ पे एक स्टेशनरी पर्सन था, सो स्टेशनरी पर्सन है, कहने से नाउ द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या लगता था, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर वाला और ऑब्जर्वर स्टेशनरी। बट मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर खुद वेव्स के टुवर्ड्स चल के जा रहा है, तो कहना है से ये ऑब्जर्वर के लिए ये वेव्स हो गए ना जो रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं। सो कहना है से ही इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स द सोर्स राइट। उसके लिए अगर आप देखोगे ये पर्सन के लिए सोर्स तो वॉल हो गया ना, ये समझ में आया? तो बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो एन डैश का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा एन वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई क्या लगेगा, वी माइनस वी एस। सो एन का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, एन कितना दिया 200, 340 प्लस 20 और ये 340 माइनस 20 आ जाएगा 200, 360 डिवाइडेड बाई 320। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज 9/8 ये कितने हो जाए 25 225। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बीट्स कितने के बने, 225 माइनस 200 कितने का आ गया 25 बीट्स, 25 हर्ट्ज के बीट्स बन रहे हैं। बीट्स पर सेकंड लिखते हैं हम लोग, बीट्स पर सेकंड आया ना। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, उसका भी केस है, दोनों एक साथ आएगा ना। सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इजी है बट ये इतना टफ नहीं है, हो जाता था थोड़ा सा, अभी प्रैक्टिस हो गया। पहले केस है, दोनों एक ही साथ है, दोनों एक साथ हो रहा है, केसेस अलग अलग नहीं है दोनों। स्पीड लिमिट ऑन द रोड इज 100 km/h इज द स्पीड ऑफ द साउंड इज 3.350 मीटर पर सेकेंड एंड द पुलिसमैन ऑब्जर्व्स अ चेंज ऑफ 20% in the frequency as a BMW passes a stationary detector. Should the person be fined for speeding? Yes. मुझे मैथमेटिकली बताओ, इमोशनली नहीं, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहेगा तो ऐसा नहीं। मुझे मैथमेटिकली बताओ कि ये फाइन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इनफैक्ट आपके जो स्पीडोमीटर्स होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं ठीक है। स्पीडोमीटर कोई भी पासिंग कार का 2 बार फोटो ले लेता है एज इट पासेस एंड उसके हिसाब से इट कैलकुलेट्स द स्पीड ठीक है। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे तो नहीं दिखाई देंगे ज्यादा इतना, बट अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे जाओगे वहां पे बहुत सारी जगह पे है ठीक है।
3 जगह पे, 3 या 4 पे मुझे, हाँ भी और नहीं भी, बट बेसिकली ऐसे ही काम कर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्या कितना आया क्वेश्चन, आई थिंक सो आप थोड़ा गलत इंटरप्रेट करोगे। कितना आया 1 मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन है क्या मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पे एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और कार पहले अप्रोच कर रहा है। सो कैन आई से द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो n1 डैश का वैल्यू आ गया nv प्लस vo डिवाइडेड बाई v, क्योंकि सॉरी सोर्स मूविंग है ना, मैंने उल्टा लिख दिया। वी ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, v माइनस वी एस, यहां तक ठीक है। एंड एज सुन एज दिस कार पासस सेकेंड सिनेरियो में तो अवे हो जाएगा पक्का। तो n2 डैश का वैल्यू यहां पे आने वाला है nv प्लस वी एस पक्का, और इसमें जो ड्रॉप है वो 20% का है। ये समझा नहीं समझा? क्वेश्चन कुछ ऐसे डिमांड कर रहा है कि when the car was approaching it had an apparent frequency of n1 dash which is equal to nv minus vs because the source is going towards the observer. As it passes the observer, जैसे ही वो पास कर दिया उसका apparent velocity कितना हो जाएगा n2 dash which is equal to nv plus vs पक्का। ये है क्वेश्चन। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हम लोग। कॉपी किया, हाँ, ऑब्जर्व्स अ चेंज ऑफ 20% इन द फ्रीक्वेंसी ऐसे BMW passes the stationary observer, मतलब जैसे ही पास हो जाएगा वैसे 20% का ड्रॉप दिखाई देता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इट इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कार का आपको पता ही नहीं चलता कैसे, मतलब टेकिंग ओनली वन ऑब्जर्वेशन यू कांट कैलकुलेट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार पक्का। तो n1 डैश यहाँ पे मान लेते हैं 100 का है, मुझे होता है n1 डैश ग्रेटर है या n2 डैश, डिनोमिनेटर इसका छोटा है, करेक्ट है। सो इफ आई टेक द रेशियो n1 डैश डिवाइडेड बाय n2 डैश इट विल बी इक्वल टू v प्लस vs डिवाइडेड बाय v माइनस vs। तो अगर ये 100 था तो ये 20% का ड्रॉप होके ये कितने का हो गया 80। वेलोसिटी ऑफ ये कितना दिया, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया 350। कैन आई राइट दिस इज 350 प्लस vs डिवाइडेड बाय क्या 350 माइनस vs। ये 5 ये देख लो कितना आ रहा है vs का वैल्यू 50/9 आ रहा है। फाइन लगना चाहिए 350/9, रफली 40 से थोड़ा सा कम हो जाएगा 38 39, तो फाइन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर मीटर पर सेकेंड में है और स्पीड लिमिट किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो चेक कर लो। बट लेन वाइज ड्राइविंग अगर आप करोगे तो फर्स्ट लेन का स्पीड लिमिट आई थिंक सो 150 मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम उतना रहना चाहिए। इंडिया में जाएगा ही नहीं और जाना भी नहीं चाहिए इस हिसाब से ड्राइवर से। चलो वी आर डन विद दिस। अच्छा ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे देखो, मैं एक चीज भूल गया। एवरीवन लुक हियर नाउ, इफ आई कंसिडर, यहाँ पे देखते हैं, इफ आई कंसिडर अ सिंपल थिंग, ठीक है, यहाँ पे देख लो n डैश का वैल्यू क्या आया मेरे पास n, मान लेते हैं ऑब्जर्वर गोज टुवर्ड्स द सोर्स। अभी यही चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, n डैश ऑब्जर्वर गोज टुवर्ड्स सोर्स, ठीक है, ऐसा कुछ है, सोर्स मूव नहीं हो रहा है ऐसे अज्यूम करके चलते, तो n डैश इज इक्वल टू n v प्लस vo डिवाइडेड बाई v, ये वाला फॉर्मूला आएगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द वेव्स। सिमिलर फॉर्मूला लाइट वेव्स के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला, बट एग्जैक्टली ये नहीं आता, बट कंसेप्ट यही लगेगा, ठीक है। मुझे बताना अंडर दिस कंडीशन इज द फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा ना। मान लेते ये 200 के आसपास है, 200 प्लस समथिंग इनटू 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, सो द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड अ सिमिलर फॉर्मूला इज वैलिड इवन फॉर द लाइट। फॉर्मूला एग्जैक्टली ये नहीं है, वहां पे आपको रिलेटिविटी लेके सॉल्व करना पड़ता है, बट करंटली द सेम सिनेरियो हैपेंस इन केस ऑफ लाइट टू। मतलब अगर आप देखोगे तो लाइट में भी एज द ऑब्जर्वर गोज टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द लाइट और द सोर्स गोज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब देखना ध्यान से, पक्का यहाँ तक क्लियर है? उसको हम लोग कुछ तो बोलते हैं, वो चीज पे मैं आता हूँ, बट बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, मुझे बताओ
विजिबल लाइट के कलर्स कौन से होते हैं, फटाफट बता देना। GYOR, पक्का? इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेड का मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम होता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फॉर द रेड। हाउ विल यू रिमेंबर इट? दिस इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड। इंफ्रा मतलब क्या? रेड के नीचे जो, इंफ्रा मींस बिलो। सो अगर आप देखोगे रेड के नीचे जो आएगा वो इंफ्रारेड होगा, एंड अबाउट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अल्ट्रावायलेट। ये याद रखना। सो द फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फॉर रेड एंड मैक्सिमम फॉर द वायलेट, एंड वेवलेंथ उल्टा होते जाएगा। अब देखना एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, यहाँ पे देखो। सपोज लाइट के लिए स्लाइट चेंजेस आते हैं, स्पीड ऑफ द लाइट रिलेटिविटी लेके सॉल्व करना पड़ता है, बट द फॉर्मूला इज वैलिड, एंड यहाँ पे हम लोग इसका कुछ तो यूज है वो बाद में देखते हैं। सो इफ आई कंसिडर कि लेट अस से कि रेड कलर का लाइट है, ये ओरिजिनल सोर्स प्रोड्यूस हो रहा, सोर्स ओरिजिनली रेड कलर का लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना भी यहाँ पे। सो ओवर हियर इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स, कैन आई से द फ्रीक्वेंसी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से चलाते हो तो मुझे बताओ रेड का आपको ऑरेंज दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो सपोज इफ यू आर ड्राइविंग अ कार और वहां पे एक रेड सिग्नल है, ठीक है। इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, वहां पे रेड सिग्नल है, अगर आप थोड़ा और फास्ट चलोगे तो येलो भी दिखाई देगा, और अगर आप और थोड़ा फास्ट चलोगे तो ग्रीन भी दिखाई देगा, ठीक है। सो ओवर हियर इफ यू ड्राइव विद अप्रोप्रिएट स्पीड, ठीक है, आपको रेड कलर का सिग्नल आपको क्या दिखाई देगा, बट देखिए प्रैक्टिकली, बट उसमें मैं आ रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली आप किसी भी पुलिस वाले को ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको लिए इसको ये करने के लिए आपको रफली स्पीड लगेगा 1,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप इतने स्पीड से जाओगे तो आपको रेड कलर का सिग्नल ग्रीन दिखाई देगा। ये रफली मैं बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली इतना लगेगा। हाँ, यही चीज को दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, जिसे हम लोग, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, इट इज अप्रोचिंग अस। तो हम लोग को कैसे पता चलता है? अगर आप देखोगे अभी भी आपको एक, इट विल लुक लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट, ठीक है, स्लाइटली एक आपको एक डॉट दिखाई देता है एंड्रोमेडा, और अगर एक साल बाद भी देखोगे आपको डॉट ही दिखाई देगा, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इट इज, वी आर सो फार अवे। तो हम लोग को पता कैसे चलता है कि वो दैट गैलेक्सी इज अप्रोचिंग अस, रिसीडिंग फ्रॉम अस? एकदम सिंपल सा लॉजिक होता है, हम लोग रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट करते हैं। अगर हम लोग को अप्रोच कर रहा है, सो कहने से वो ब्लू कलर के टुवर्ड्स मूव करेगा, तो उसको हम लोग ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, एंड इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस तो किसमें आ जाएगा? रेड शिफ्ट, ठीक है। तो ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट जनरली यूज होता है। एंड वन मोर थिंग वेयर दिस डॉपलर इफेक्ट इज यूज इज इन सोनोग्राफी, ठीक है। तो सोनोग्राफी, आई थिंक सो यू आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे उसमें, अगर आप देखोगे उसको हम लोग डॉपलर सोनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। नहीं, सोनार अलग है, सोनोग्राफी अलग है। सोनोग्राफी इज बेसिकली टू, मतलब अगर आपको स्टोन्स वगैरह डिटेक्ट करने या फिर कुछ एब्डोमिनल इसमें कुछ करना है, सो यू यूज सोनोग्राफी। सोनार अलग है, सोनार एको पे काम करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, वी आर डन विद द वेव्स।